गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके 12th क्लास बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है और आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया गया है। तो जो आपका नया चैप्टर है उसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, जानेंगे कि जीवों में जनन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का पाया जाता है और कितने प्रकार का ये होता है। ठीक, तो जो जीवों में जनन है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो अलैंगिक जनन है इसमें जनक कोशिकाओं की संख्या 1 होती है, यानी एक जनक के द्वारा ही एक नए जीव का हम निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ही जनक है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, यानी यहाँ पर युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। अब हम बात करते हैं कायिक जनन की। कायिक जनन में हम पौधे के किसी भी भाग से एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़कर। ठीक, और कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, कृत्रिम और प्राकृतिक। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में 2 युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है, या हम कह सकते हैं 2 पेरेंट सेल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिनके द्वारा फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जिसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन जो है वह कितने प्रकार का होता है, या कितने माध्यम से अलैंगिक जनन होता है? जैसे विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन और बीजाणु जनन। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन की, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने पहले ही जान लिया कि यहाँ पर जनकों की संख्या कितनी है? 1। ठीक, जब किसी जीव का जन्म एक ही जनक के शरीर के किसी भाग से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहते हैं। और यहाँ पर युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है, यानी फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अलैंगिक जनन कहलाती है। और ये कितने चरणों में पूर्ण होती है ये देख लेते हैं। तो जो पहला स्टेप है हमारा विखंडन, यानी फिशन। इस क्रिया में जनक कोशिका या जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। तो विखंडन का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? टूटना। चाहे वो 2 भागों में टूट रहा है या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है, और उन्हीं टूटे हुए भागों से एक नए जीव का निर्माण करता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। यह 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन यानी बाइनरी फिशन। इस विखंडन में कोशिकीय जीव 2 समान भागों में बढ़ता है। ठीक, और जो द्विविखंडन की क्रिया है यह एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो कौन कौन से हैं वो? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। ठीक, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है अमीबा का। तो आपने अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक, तो अमीबा के अंदर आपने देखा है न्यूक्लियस पाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य है। अब ये न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ जा रहा है, किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतति केंद्रकों में बढ़ जा रहा है। जब केंद्रक का डिवीजन हो जा रहा है, विभाजन हो जा रहा है, तो इसके साथ साथ कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रक जो है लंबाई में डिवाइड हो गया है, बढ़ता जा रहा है, और लंबाई में बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? ये 2 भागों में टूट जाएगा। टूटने के बाद यह 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जिसके द्वारा 2 नए जीवों का निर्माण हो जाता है। एक कोश के जीवों के बारे में कहा गया है कि ये हमेशा अमर रहते हैं या अमर होते हैं। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल हमने देखा अमीबा के शरीर में डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ।
दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होने के बाद दो संतति कोशिकाएं बनी किसके द्वारा? एक अमीबा के द्वारा, यानी आधा भाग इसमें गया और आधा भाग इसमें गया। अब यही दो संतति कोशिकाएं आगे डेवलप हुई और इनके द्वारा और संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं जो एक कोश के जीव हैं ये सदैव अमर रहते हैं। अगला आपका है बहुविखंडन यानी मल्टीफिशन। जब एक कोशिका या बहुकोशिकीय यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव का शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बंट जाता है, जिससे एक जीव से बहुत सी संतति कोशिकाएं या बहुत सारी संतति जीव बनते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बहुविखंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो जीव है चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, उसका शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बंट जाता है या बहुत से छोटे छोटे भागों में बंट जाता है, जिससे एक जीव से बहुत से संतति जीव बन जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लीजिए अमीबा तथा प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है प्लाज्मोडियम का। यह स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं प्लाज्मोडियम का है, ठीक। तो जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के बाहर एक आवरण पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसके बाहर आवरण है। ये आवरण बन जाता प्रतिकूल परिस्थितियों में आवरण बन जाता है, जिसके द्वारा जो न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस में क्या होता है? डिवीजन होता जाता है, जिसके द्वारा बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होगा। और जब कोशिकाओं का निर्माण होगा बहुत सारी, उससे भी बहुत सारी नई नई कोशिकाएं बनेंगी, जिससे नए नए जो जीव द्रव्य भी उत्पन्न होंगे। तो कोशिकाओं के साथ साथ जीव द्रव्य का भी निर्माण होने लगता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वह आवरण क्या होता है? फट जाता है। फटने के बाद जो जीव बने वो क्या होंगे? बाहर की ओर निकल आते हैं और उन्हीं के द्वारा बहुत से नए नए जीवों का निर्माण हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुविखंडन कहलाती है। अब हम बात करते हैं मुकुलन यानी बडिंग। कोशिकाओं अथवा जीव में छोटी छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है। इसे हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं और इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। यानी कोई भी जीव या उसकी संरचना है, उसके ऊपर एक छोटे से उभार के रूप में संरचनाएं हमें दिखाई देंगी। अब यही संरचनाएं क्या कहलाती है? मुकुल कहलाती हैं और इस क्रिया को हम मुकुलन कहते हैं, ठीक। अब ये जो मुकुल निकले, बडिंग जो निकलती है, ये क्या होती है? डेवलप होती है। डेवलप होने के बाद ये बडिंग जो बड होते हैं ये टूट कर नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद एक नए जीव शरीर का ये निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ईस्ट का, ये देख सकते हैं आप ईस्ट, ठीक। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये डेवलप हो रहा है। डेवलप होने के बाद यहाँ पर ये उभार के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये डेवलप होता जा रहा है। न्यूक्लियस भी 2 पार्ट्स में, कई उससे अधिक भागों में डिवाइड हो जा रहा है और ये शरीर के ऊपर हमें उभार के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यही उभार क्या होता है? जब ये मैच्योर हो जाता है, ये उभार टूटकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद ये नए डॉटर सेल्स का निर्माण कर लेते हैं। तो यही प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। अब हम बात करते हैं पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की। जो पूर्ण रूप से विकसित जीव होते हैं तो उनके शरीर के किसी भी भाग से एक नए जीव के निर्माण करने की क्षमता होती है, ठीक। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हाइड्रा का, ठीक है। अब हाइड्रा का जो है ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर हाइड्रा का कोई भी पार्ट्स अलग हो जाता है, वही अलग हुए पार्ट से एक नए जीव शरीर की हम यहाँ पे रचना कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक। एक ये और यही तीनों क्या कर रहे हैं? एक नए नए हाइड्रा का निर्माण कर रहे हैं। यानी इसमें इनके शरीर में पुनरुद्भवन की इतनी क्षमता पाई जाती है कि अपने टूटे हुए भाग से एक नए शरीर का निर्माण ये कर सकते हैं। ये आपने स्टारफिश में भी देखा होगा। अगर स्टारफिश की एक भी भुजा टूट जाती है तो वहाँ पर पूरा दोबारा से एक नई भुजा का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। अगला है हमारा खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है स्पाइरोगायरा का। तो यहाँ पर
पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि के तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। इस नए तंतु से एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक, तो ये जो स्पाइरोगायरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड्स होने के बाद अब इसमें कोशिकाएं हैं, तो इसमें कोशिका विभाजन भी हो रहा है। कोशिका विभाजन होने के बाद उसी कोशिका से एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। अगला आपका है बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन। बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक जननकाय है। यह केवल प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स में बनते हैं। तो जो स्पोर्स हैं, इतना आपको पता होना चाहिए स्पोर्स का निर्माण किन किन के भी अंदर पाया जाता है। तो जो स्पोर्स बनते हैं वह बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स में बनते हैं। ठीक है, अब ये कब बनेंगे? प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण होता है। यानी यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर लिया है कवक का। ठीक, तो यहाँ पे स्पोरेंजियम है, ये गोल सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम, और इसके अंदर ही स्पोर्स पाए जाते हैं यानी बीजाणु पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स भरे होते हैं। ठीक, जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो जो बीजाणुधानी है ये फट जाती है और सारे के सारे स्पोर्स क्या होते हैं? बाहर की ओर बिखर जाते हैं और प्रकीर्णन द्वारा यह स्पोर्स दूर दूर फैल जाते हैं। तो ये प्रकीर्णन किसके द्वारा हो सकता है? जंतुओं के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है और वायु के द्वारा भी हो सकता है। तो प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? फैलना। ठीक, तो जो स्पोर्स होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बने थे, जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो वह अंकुरित होने लगते हैं। अंकुरित होने के बाद एक नए पौधे का निर्माण या एक नए जीव का निर्माण करने लगते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीजाणु जनन कहलाती है।